महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको प्यार से लोग बापू के नाम से भी बुलाते थे, और भारत में इनको राष्ट्रपिता की भी उपाधि प्राप्त है। आपने बचपन से ही इनके बारे में सुना होगा, इनके बारे में पढ़ते आए होंगे, और ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इनको जानने वाले, इनको मानने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। 1947 से पहले अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में अलग अलग टाइम पे बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। लेकिन बाकी क्रांतिकारियों और गांधी जी में क्या फर्क था? बाकी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कोशिश की और लड़ा भी। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरे भारत को एकजुट किया। चाहे कोई किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, पूरे भारत के लोगों को एकजुट किया। लाखों करोड़ों लोगों की एक फौज बनाकर जन आंदोलन किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और फलस्वरूप 1947 में भारत को आजादी मिली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी जी के एजुकेशनल फिलॉसफी की, उनके शिक्षा दर्शन की, कि भारतीय शिक्षा में गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर गांधी जी की फिलॉसफी की बात करें, तो देखिए, अभी तक आपने आइडियलिज्म के बारे में भी पढ़ा, नेचुरलिज्म के बारे में भी पढ़ा, प्रैग्मेटिज्म के बारे में भी पढ़ा। तो गांधी जी की फिलॉसफी इन तीनों का ही सम्मिश्रण है। आपको गांधी जी की फिलॉसफी में आइडियलिज्म भी देखने को मिलेगा, नेचुरलिज्म भी मिलेगा, और प्रैग्मेटिज्म भी देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अगर गांधी जी की अगर हम लाइफ की बात करें, तो 2 अक्टूबर 1869 की 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। गांधी जी एक महान सामाजिक राजनीतिक सुधारक थे, दार्शनिक थे और शिक्षाविद थे। सपोर्टर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, की शांति, अहिंसा और सत्य के समर्थक थे। यही इनका हथियार था, और इसी के बदौलत वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जन आंदोलन आंदोलन किया, और 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। 1945 से लेकर 1947 तक, सॉरी 1915 से लेकर 1947 तक सत्याग्रह और अन्य विभिन्न आंदोलनों का आयोजन किया। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में एज अ लॉयर वहां पे जब प्रैक्टिस के लिए गए, तो वहां पर जब देखा कि गोरे और कालों के बीच में काफी भेदभाव होता है, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया, जन आंदोलन किया, और उसमें गांधी जी को काफी सफलता मिली। और उसके बाद जब गांधी जी भारत आए, तो उन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन बिहार में चंपारण में जो किसानों पर अत्याचार हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने आंदोलन किया किसानों को साथ लेकर, जिसमें गांधी जी को सफलता मिली। तो वो स्टार्टिंग थी, और धीरे धीरे करके, चाहे हम असहयोग आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जन आंदोलन थे, जिसमें भारत के लाखों करोड़ों लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। फलस्वरूप 1947 में भारत को आजादी मिली। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई। और अगर हम गांधी जी की फिलॉसफी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जीवन दर्शन की बात करते हैं, तो देखिए, बिलीफ इन गॉड, कि गांधी जी का ईश्वर में काफी विश्वास था। बचपन से ही अगर इनके घर के एनवायरनमेंट की बात करें, काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था। और बचपन से ही गांधी जी गीता पढ़ते थे, तो ये गीता को गीता माँ के नाम से बुलाते थे। और आपने सॉन्ग भी सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो गांधी जी का ईश्वर में काफी विश्वास था। लव, ट्रूथ, अहिंसा और सत्याग्रह, प्रेम, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, इसमें गांधी जी का काफी विश्वास था। और अपने इसी विश्वास के बदौलत गांधी जी ने भारत के समस्त लोगों को एकजुट किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ब्रदरहुड, बंधुत्व में गांधी जी का विश्वास था। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि भारत के समस्त लोग एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, देश को आगे बढ़ाएं। तो बंधुत्व में विश्वास रखते थे। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। इकोनॉमिक इक्वलिटी, वो गांधी जी चाहते थे कि यहाँ पर भारत में इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, आर्थिक समानता हो, गरीबी और अमीरी का जो अंतर है ये कम से कम हो, सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, रहने के लिए घर, और ये सारी जो एक बेसिक फैसिलिटीज है लोगों को मिल सके। तो किसी तरह की इकोनॉमिक, अगर हम बात करें, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, आर्थिक समानता हो, गरीब से गरीब लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएं।
सर्वोदय समाज। तो देखिए सर्वोदय का मतलब क्या है? सर्वोदय का मतलब है सबका उदय। एक समाज में रहने वाला कोई भी कास्ट का लोग, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, कोई भी जाति हो, सभी लोग, सबका उदय हो। सरकार इस तरह की योजनाएं बनाए कि गरीब से गरीब लोगों को भी ऊपर लाया जा सके, उनका विकास किया जा सके। तो पूरे समाज का उदय, समाज में रहने वाले सभी लोगों का उदय, तो सर्वोदय समाज की बात इन्होंने कही। अगर हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करें कि शिक्षा का अर्थ, तो गांधी जी ने एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन किया, किस तरह से शिक्षा के बारे में कहा? तो गांधी जी का क्या मानना था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। कि बच्चों के या मैन की बात करें, ह्यूमन की बात करें, उनके शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, ठीक है, उसको बाहर लाया जाए। असली एजुकेशन वही है जो बच्चों का ऑल राउंड डेवलप करे, ठीक है, बच्चे के अंदर का जो टैलेंट है उसको बाहर लाए, वही रियल एजुकेशन है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। गांधी जी का क्या मानना था कि देखो लिटरेसी इट्स इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। तो आप भी इसको समझ लीजिए कि पढ़ा लिखा होना, साक्षरता का मतलब है, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा होना, और शिक्षा दो अलग चीज है। पढ़ा लिखा होना मतलब जिसको पढ़ने आता हो, लिखी हुई चीजों को पढ़ ले और अपनी बातों को लिख सके। तो पढ़ा, साक्षरता का मतलब है, पढ़ा लिखा होने का मतलब है कि अपनी बातों को लिखना और सामने लिखी हुई चीजों को पढ़ना। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें तो देखो एजुकेशन का मतलब है आपने अपनी लाइफ में जो भी सीखा है, जो भी शिक्षा आपने ग्रहण की है, जो भी वैल्यू आपने ग्रहण की है, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको अप्लाई करना। आज हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन है, तो जो करप्शन फैलाने वाले लोग कौन से हैं? शिक्षित लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं? शिक्षित लोग अगर होते तो जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छी चीजें सीखी होती उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते, लेकिन इन्होंने अप्लाई नहीं किया, मतलब ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। करप्शन फैलाने वाले लोग शिक्षित नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो गांधी जी क्या कहते थे? साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। साक्षर होना और शिक्षित होना अलग चीज है। साक्षर होना मतलब पढ़ा लिखा होना, लेकिन शिक्षित होना अगर हम बात करें, शिक्षित होना का मतलब क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपने अच्छी चीजें सीखी हो उसको लाइफ में अप्लाई करना। तो एजुकेट होना और लिटरेट होना दो अलग चीज है। अगर गांधी जी के प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन की बात करें, शिक्षा के सिद्धांत की बात करें, तो गांधी जी ने क्या कहा? एजुकेशन इन मदर टंग, कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जिस तरह से एक बच्चे के, छोटे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसका माँ का दूध जरूरी है, उसी तरीके से राष्ट्र के लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मातृभाषा की जरूरत है, मातृभाषा का महत्व है। इसलिए मातृभाषा में लोगों को शिक्षा दी जाए। नो प्लेस फॉर इंग्लिश, की अंग्रेजी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लिटरेसी कैनॉट बी एजुकेशन, जैसे हमने बात की कि साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। लिटरेट होना और एजुकेट होना, साक्षर होना और शिक्षित होना दो अलग चीजें हैं। एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री, कि उद्योग के माध्यम से शिक्षा दी जाए। तो मतलब क्या है? गांधी जी का मानना था कि देखिए उस टाइम आज की तरह से जितने हम देखते हैं ना कि जगह जगह आपको स्कूल मिल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, तो उस टाइम इतने स्कूल नहीं होते थे और बहुत कम लोग होते थे कि जो 10th क्लास पास करके निकल जाएं, 12th क्लास पास करके निकल जाएं। और अगर हम बात करें लोअर मिडिल क्लास के गरीब लोगों की, तो उनके लिए 5th क्लास पास होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसे में गांधी जी ने क्या कहा कि एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए, ताकि थ्योरेटिकल एजुकेशन तो बच्चों को स्कूल में मिले और जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो इंडस्ट्रीज के थ्रू मिले। जैसे आज के टाइम में हम देखें, जो बच्चा एमबीए करता है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जाता है। आप बीएड कर रहे हैं, टीचिंग के इंटर्नशिप के लिए आप स्कूल में जाएंगे, लेकिन आपकी एज क्या है? आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, 12th पास हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चा 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, उसके लिए क्या? तो गांधी जी ने कहा था कि भाई जो स्कूल एजुकेशन है इसको भी इंडस्ट्री से जोड़ा जाए। और जब बच्चा 5th क्लास में पहुंचे, 6th क्लास में पहुंचे, तो उसको हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन दी जाए, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए। और इसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज तो उसको स्कूल में दी जाए और प्रैक्टिकल के लिए उसको इंडस्ट्री में भेजा जाए, जहां पर बच्चा हैंडीक्राफ्ट की चीजें सीखे, खुद से करके चीजों को सीखे। तो इस तरह से जो बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो इंडस्ट्री के थ्रू दी जाए और स्कूल को इंडस्ट्री से लिंक किया जाए।
सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस फॉर लाइवलीहुड, की स्व सहायक शिक्षा आजीविका के लिए आत्मनिर्भरता। तो देखिए अगर हम दोनों को जोड़ें तो एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों की हेल्प करे, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, आज के टाइम में देखें हम 12th पास हो जाते हैं फिर भी जॉब के लिए सोचते हैं चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद भी फिर हम सोचते हैं जॉब के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आप 12 साल की 15 साल की एजुकेशन के बाद भी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती। तो गांधी जी का क्या मानना था कि भाई एजुकेशन ऐसी हो जो सेल्फ सपोर्टिंग हो, जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। फिर चाहे बच्चा अगर 8 क्लास पास करके भी निकले ना तो इस काबिल हो कि खुद से कमा खा सके। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए, इंडस्ट्री के थ्रू एजुकेशन दी जाए, हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन दी जाए, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए, ताकि बच्चा जितना भी एजुकेशन ले उसको अपनी लाइफ में उसको यूज कर सके। तो एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। एजुकेशन शुड डेवलप ह्यूमन वैल्यूज, की शिक्षा वो हो जो मानव में मानवीय मूल्यों का विकास करे। इसके अलावा एजुकेशन शुड क्रिएट प्रोडक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल, की एजुकेशन ऐसी हो जो प्रोडक्टिव पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल जो पीपल है उसको क्रिएट करे। प्रोडक्टिव क्या है, मान लो आप एजुकेशन लेकर सोसाइटी में जाते हो तो आप वही एजुकेशन लेकर आप पढ़ने जब आते हो तो एज ए ह्यूमन आते हो, और जब आप एजुकेशन लेकर जब सोसाइटी में जाते हो तो ह्यूमन रिसोर्स बनकर जाते हो। आप एक टीचर के रूप में आप सोसाइटी में जा रहे हो, आप एक इंजीनियर के रूप में जा रहे हो, आप एक डॉक्टर के रूप में जा रहे हो, आप एक कारपेंटर के रूप में जा रहे हो। ठीक है, आप एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में आप सोसाइटी में जा रहे हो। तो ये क्या है, इसको कहेंगे प्रोडक्टिव। तो एजुकेशन ऐसी हो जो ह्यूमन को, जो बच्चों को प्रोडक्टिव बनाए, मतलब ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाए, और एक रिस्पॉन्सिबल पीपल बनाए जो सोसाइटी में जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 7 to 14 years ऑफ एज। तो गांधी जी ने 1937 में वर्धा में जो एक समिट हुई थी उसमें अपनी एजुकेशनल फिलोसफी गांधी जी ने बताई थी। तो गांधी जी का कहना था कि देखिए उस टाइम हमारे भारत में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। अगर हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, सभी लोगों का विकास करना है, तो सभी तक एजुकेशन पहुंचानी जरूरी होगी। और सभी तक एजुकेशन कब पहुंचेगी, जब एजुकेशन फ्री होगी। इसलिए 7 to 14 years के जो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, इंडस्ट्री के थ्रू एजुकेशन दी जाए, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आगे चलकर जब 1947 में भारत आजाद हुआ और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना, तो उस टाइम आर्टिकल 45 में 6 से लेकर 14 इयर्स के एज ग्रुप को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। आगे चलकर आर्टिकल 21A आया और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिसमें 6 से लेकर 14 इयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की गई। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, गांधी जी से। ये बात किसने कही थी, गांधी जी ने, कि एजुकेशन जो हो ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बात है किसने कही थी, गांधी जी ने, जिसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन में इसको अप्लाई किया गया है। हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चे का सामंजस्यपूर्ण विकास करे, बच्चों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ाए। बच्चा इस तरह की एजुकेशन जो सोसाइटी में बच्चा जाए तो सबके साथ मिलकर रह सके, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, एक अच्छा नागरिक बने, एक प्रोडक्टिव पीपल बने। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें, शिक्षा के लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन का क्या लक्ष्य है, क्या एम है, सेल्फ सपोर्टिंग एम, की स्वावलंबी उद्देश्य की एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों को सपोर्ट करे, बच्चों को आगे बढ़ाए, उनका डेवलपमेंट करे, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, उनका वोकेशनल डेवलपमेंट करे। ठीक है, तो लाइवलीहुड वोकेशनल एम क्या है, वोकेशनल डेवलपमेंट, स्किल एजुकेशन हो, बच्चों का स्किल डेवलप हो। डेमोक्रेटिक आइडियल्स की एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों में, लोगों में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, चाहे हम लिबर्टी की बात करें, चाहे हम रिस्पेक्ट की बात करें, चाहे हम ट्रुथफुलनेस की बात करें। ठीक है, तो इस तरह के जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, इक्वालिटी की हम बात करें तो जो डेवलप हो, जिसको लोग फॉलो करें, इस तरह की एजुकेशन हो। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, की आध्यात्मिक और नैतिक विकास। कल्चरल डेवलपमेंट, की इंडिया एक, भारत एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पे सैकड़ों जो संस्कृतियां हैं, कल्चर हैं, यहाँ पर अस्तित्व में है। तो इसीलिए कल्चरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों को अलग अलग कल्चर के बारे में पता चले, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में पता चले, लोगों के बारे में पता चले। कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास,
कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, की जीवन के उच्च मूल्यों का, जैसे हम कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, कि जो सत्य है वही शिव है। शिव का मतलब जो सत्य है वही अच्छा है और जो अच्छा है वही सुंदर है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस तरह के जो उच्च मूल्य होते हैं, हायर वैल्यूज होते हैं, उसको डेवलप करना। सोशल अपलिफ्ट एंड वेलफेयर, सामाजिक उत्थान, जैसे हमने बात की स्टार्टिंग में कि सर्वोदय समाज, कि समाज में गरीब से गरीब तबकों को भी आगे बढ़ाना, उनका उत्थान करना, उनका वेलफेयर करना, कल्याण करना। तो ये गांधी जी के एम्स ऑफ एजुकेशन थे। और अगर हम करिकुलम की बात करें, पाठचर्या की बात करें, तो प्रोडक्टिव क्राफ्ट एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, की देखिए उस टाइम के सोसाइटी के हिसाब से जब बच्चा एजुकेशन लेने आता है तो उसको क्राफ्ट की नॉलेज दी जाए। उस टाइम जो सोसाइटी के हिसाब से जो क्राफ्ट जरूरी है, चाहे स्पिनिंग उस टाइम की बात करें, चाहे वीविंग की बात करें, लेदर वर्क की बात करें, मेटल वर्क की बात करें, बास्केट मेकिंग की बात करें, बुक बाइंडिंग की बात करें, तो इस तरह की क्राफ्ट की बच्चों को नॉलेज दी जाए, एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा अगर 6th क्लास 7th क्लास के बाद भी जब अपनी एजुकेशन को छोड़े ना, तो अपना खुद से कमा खा सके। मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, ड्राइंग, म्यूजिक, पीटी, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, तो इस तरह की जो सब्जेक्ट होने चाहिए बच्चों को पढ़ाए जाएं। इसके अलावा मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, की शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा हो, बच्चों को मातृभाषा में उनकी शिक्षा दी जाए। तो करिकुलम इस तरह का होना चाहिए। और अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें, शिक्षण विधियों की बात करें, तो टीचिंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, की जो भी रचनात्मक और उत्पादक गतिविधियां हैं उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो देखिए जैसे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की बात करें तो क्या कहा गया कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन दी जाए, बच्चों को जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है इंडस्ट्री में दी जाए। तो इससे क्या होगा, जो बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप करना, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कराना, ताकि बच्चों की स्किल डेवलप हो सके। लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चों को करके सिखाना ताकि बच्चों को खुद से एक्सपीरियंस हो। कोरिलेशन टेक्निक्स, सहसंबंध तकनीक, कि बच्चों को जो भी चीजें पढ़ाई जाए एक दूसरे से लिंक करके पढ़ाया जाए। ठीक है, बच्चों को अगर मान लो लैंग्वेज भाषा पढ़ाई जा रही है तो उनको बताया जाए कि भाषा का उनके जीवन में क्या संबंध है, वो अपने जीवन में किस तरह से भाषा को जोड़ सकते हैं। अगर बच्चों को मान लो क्राफ्ट का सिखाया जा रहा है तो उस क्राफ्ट का भी बच्चों के जीवन से, उस समाज से संबंध होना चाहिए, ताकि उसको सीखकर बच्चा सोसाइटी में जब जाए तो खुद से कमा खा सके। लैंग्वेज का भाषा से क्या संबंध है, साइंस का सोशल साइंस से क्या संबंध है। तो इसलिए जो भी बच्चों को टेक्निक सिखाई जाए, किस तरह से सिखाया जाए, कोरिलेशन, एक दूसरे से जोड़कर संबंध से, सह संबंध तकनीक से बच्चों को चीजें सिखाई जाए। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि, तो इस तरह के मेथड्स का यूज किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और अगर टीचर की बात करें तो टीचर के बारे में गांधी जी ने क्या कहा, टीचर एक गाइड की तरह होना चाहिए, एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए। और इसके अलावा मानवीय गुणों का संकलन करे, कि टीचर ऐसा हो जो बच्चों में ह्यूमन जो क्वालिटीज हैं, ह्यूमन जो वैल्यूज हैं वो डेवलप करे। तो इसके लिए टीचर में भी वो वैल्यूज होने चाहिए, उसमें वो वैल्यूज होंगे तभी बच्चों में भी वो वैल्यू डेवलप करेगा। इसके अलावा हेल्प इन इंक्रीजिंग क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड, कि टीचर का काम क्या है कि बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों में क्या करे, क्यूरियोसिटी डेवलप करे। अगर बच्चे में सीखने की क्यूरियोसिटी जो होगी, उत्सुकता होगी, अगर वो बढ़ेगी ना तो बच्चा खुद से एफर्ट करके सीखेगा। तो टीचर का काम क्या है, बच्चों में क्यूरियोसिटी को डेवलप करना। सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करना, कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम दे, ठीक है, और बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे कि बच्चे का जो अपनी जो समस्या है उसका समाधान कर सके। मान लो जैसे मैथ के क्वेश्चन है, आपने बच्चों को मैथ्स का क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम है, बच्चों को बता दो कि इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बच्चा खुद से एफर्ट करेगा और चीजों को सीखेगा। तो बच्चों को इस काबिल बनाए कि जो बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसके अलावा टीचर का भी काम क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करना। नॉलेज अबाउट लोकल कंडीशन, की स्थानीय स्थिति के बारे में ज्ञान होना। ठीक है, मान लो आप एक टीचर हो, आप शहर में मतलब पढ़े हो, यहाँ पे बड़े हुए हो, और जब आप गांव में जाओ ना तो देखिए आप आपकी जो एजुकेशन शहर में हुई है और जो एक गांव का बच्चा है, तो दोनों की लोकल कंडीशन काफी अलग है। तो बच्चों को पढ़ाने से पहले उनकी लोकल कंडीशन क्या है, उनके घर की हालात क्या है, किस एरिया से आते हैं, इस बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, एक बच्चा अच्छी फैमिली से आ रहा है, एक बच्चा गरीब फैमिली से आ रहा है, दोनों के हालात बहुत अलग होते हैं। इसलिए आपको बच्चों को अच्छे से तभी जान सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ा सकते हो जब आपको उनके लोकल कंडीशन के बारे में पता हो कि बच्चा सीखना क्या चाहता है, उनको कैसे सिखाया जा सकता है।
एफर्ट्स टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करे, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, उसको पूरा करने का प्रयास करे। तो इस तरह से टीचर होने चाहिए। डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन की बात करें, तो बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए कि बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो सके। सोशल डिसिप्लिन, ह्यूमन एक सोशल बीइंग है, हम सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक अनुशासन भी होना चाहिए ताकि हम समाज में ठीक से रह सके। अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट, के गांधी जी किसी भी तरह के शारीरिक दंड के बिल्कुल ही खिलाफ थे। अगर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, शिक्षा में गांधी जी के योगदान की बात करें, तो देखिए एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही थी कि एम्फेसिस ऑन एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री, कि शिक्षा को उद्योगों के माध्यम से सिखाया जाए। मतलब बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, ताकि बच्चा जब सीखे तो थ्योरी भी सीखे और साथ के साथ प्रैक्टिकल भी सीखे, उसका स्किल डेवलप हो सके। और जब एजुकेशन के बाद जब सोसाइटी में जाए ना, तो खुद से अपना काम स्टार्ट कर सके, कमा सके, खा सके। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, की एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों को आगे बढ़ाए, उनका सेल्फ सपोर्ट करे, उनको आत्मनिर्भर बनाए, स्वावलंबी बनाए। सेल्फ रिलायंस एंड फॉर लिवलीहुड, की आजीविका के लिए आत्मनिर्भरता। की एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों को सेल्फ सपोर्ट करे, ठीक है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, की मानवीय गुणों का विकास, की एजुकेशन ऐसी हो जो ह्यूमन में ह्यूमन क्वालिटीज को डेवलप करे। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गांधी जी ने। इसके अलावा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की, 7 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप को एजुकेशन इन मदर टंग, की बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। कोएड एजुकेशन की गांधी जी ने बात की। को एजुकेशन, को एजुकेशन का शिक्षा का मतलब क्या है कि देखिए उस टाइम की अगर सोसाइटी की बात करें ना, तो लड़कियों के अलग स्कूल होते थे, लड़कों के अलग स्कूल होते थे। लेकिन कई बार क्या होता था, एक सेफ्टी पर्पस था कि मान लो किसी के घर में अगर लड़की है, जब वो घर से, जैसे आज के टाइम में ना स्कूल हमारे घर के पास होते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था, स्कूल दूर दराज के इलाकों में होते थे। तो जब लड़की घर से स्कूल जाती थी तो बहुत बार क्या होता था कि एक सुरक्षा या सिक्योरिटी का इशू आता था, तो सेफ्टी पर्पस से भी लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई कोई एजुकेशन, को एजुकेशन होना चाहिए, कोएड एजुकेशन होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर लड़के लड़की एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, तो अगर मान लो एक घर में एक लड़की भी है, लड़का भी है, तो दोनों साथ स्कूल जा सकेंगे। तो इससे जो लड़कियों की जो सुरक्षा संबंधी जो एक समस्या थी, सॉल्व हो सकती है कि एक क्लास में, एक ही परिवार में अगर 3-4 लड़की होंगे, लड़के होंगे, तो सब साथ मिलकर एक ही स्कूल जाएंगे, साथ आएंगे। ठीक है, तो इससे बच्चों का, लड़कियों का एनरोलमेंट स्कूल में बढ़ाया जा सकता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। कोरिलेशन मेथड, की जो भी चीजें सिखाई जाए, ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंध द्वारा एक दूसरे के साथ चीजों को जोड़कर अलग अलग मेथड्स को साथ में यूज करके बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए। बेसिक एजुकेशन, तो गांधी जी ने 1937 में वर्धा में जो बात उन्होंने कही, जो अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी दुनिया के सामने रखी, जिसको बेसिक एजुकेशन, नई शिक्षा तालीम भी कहा जाता है, 1937 में। इसी में इन्होंने, जो हम इनकी पूरी एजुकेशन फिलॉसफी की बात की ना, इस सारी की सारी बात इन्होंने 1937 में वर्धा में ही बोली, जिसको बेसिक एजुकेशन या नई शिक्षा तालीम भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने गांधी जी की एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।